वीडियो के अंदर जो भी डिस्कशन होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए हो रही है। किसी तरीके की एडवाइस, किसी तरीके का रिकमेंडेशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हर किसी का गोल रिस्क के अकॉर्डिंग उसका पोर्टफोलियो अलग अलग हो सकता है ना। तो जनरल एडवाइस नहीं लेनी है, इंफॉर्मेशन के लिए देखना है। और ऐसा कुछ आप चाहे तो अपनी दिमाग, अपना थिंकिंग लगा के पोर्टफोलियो को सुधार कर सकते हैं। पिनाली नाथ जी का जैसे पोर्टफोलियो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनका पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लीजिए। और पोर्टफोलियो में फंड्स इन्होंने लिखे हैं, जैसे मिराई का लार्ज कैप है, कोटक मिड कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, पीजीएम स्मॉल कैप। एंड जो इनका करंट XIRR है वो 19% का, 19% का XIRR इन्होंने अचीव कर रखा है। आप में से कई लोगों को लग रहा हो कि ये झूठा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, लेकिन झूठा गलत नहीं है, डेफिनेटली अचीवेबल है 19% XIRR। और ये जो कह रहे हैं कि क्यों इनका अचीव हुआ है 19%, क्योंकि 8 साल पुराना इनका पोर्टफोलियो है। सबसे पहले तो ये चीज समझने वाली है। और दूसरी चीज, इनका एलोकेशन देखिए, 43% स्मॉल कैप, 41% मिड कैप और 14-15% बस स्मॉल कैप के अंदर एलोकेशन है। समझ रहे हैं। और ये 15% पूरा का पूरा इन्होंने नहीं दिया। 15% इसलिए हो गया है क्योंकि लार्ज कैप एंड मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्ट करते हो तो कुछ पोर्शन उसका लार्ज कैप में चला जाता है। तो असल में राज फंड्स नहीं, इन्होंने कोई बहुत तगड़े फंड्स ले लिए इसलिए इनके अच्छे रिटर्न्स बन गए, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने एलोकेशन पे ध्यान दिया इसलिए इनके तगड़े रिटर्न्स जो है वो दिख रहे हैं। समझ रहे हो। एलोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके पोर्टफोलियो में, आपके गोल एंड रिस्क के अकॉर्डिंग, और उसी से आपके पोर्टफोलियो का XIRR ऊपर या नीचे जाता है। तो सबसे पहली चीज तो इनको 15 साल और इन्वेस्टमेंट करते रहना है ना, 15 साल होल्ड करना है इस पोर्टफोलियो को। तो डेफिनेटली जो एलोकेशन है वो बहुत जबरदस्त है। थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में और सुधार कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब 1,25,000 1.25 लाख का पर ईयर जो बेनिफिट मिलता है वो टैक्स हार्वेस्टिंग भी ये करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि अगर इच्छा हो तो जरूर टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहिए। लंबे समय में, मान लो 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो या 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, टैक्स हार्वेस्टिंग करते हो तो काफी बड़ा प्रॉफिट का पैसा जो है टैक्स का वो आपका बच जाता है, क्योंकि हर साल 1.25 लाख बचा रहे हो ना। चलिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे आगे नीचे ये लिखते हैं कि ये सर को फॉलो करते हैं, इमरजेंसी फंड भी है, लिक्विड फंड में 5 लाख का SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। सही, एक बार वीडियो रिव्यू बना कर दीजिए। देखिए, डेफिनेटली बैलेंस एडवांटेज फंड में आपने रख रखा है SBI के, तो बहुत ज्यादा ये लोग एग्रेसिव नहीं जाते हैं, फुल इक्विटी के अंदर नहीं जाते हैं, डेट के अंदर काफी अच्छा खासा एक्सपोजर लेके रखते हैं। तो कर सकते हैं आप इमरजेंसी फंड के लिए बैलेंस एडवांटेज में। लेकिन इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि पैसा आपके पास आ जाए तुरंत। तो लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स पैसा नेक्स्ट डे आ जाता है, अगर आप नॉर्मल रिडीम भी करते हैं तो। और इंस्टा रिडीम करते हैं तब तो अप टू 50,000 तक पैसा इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये जो इमरजेंसी फंड आपने पार्क किया हुआ है, इस पे थोड़ा ध्यान दें। नहीं होता है तो इसमें से कुछ पोर्शन पैसे का कम से कम FD कर ले, ताकि इंस्टेंटली जब चाहे तब आप उस पैसे को रिडीम कर पाए। जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड में आपका पैसा है, और मान लीजिए आपको सैटरडे को पैसे की जरूरत पड़ गई या फ्राइडे को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब फ्राइडे को आप रिडीम मारोगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तक पैसा आएगा आपके अकाउंट में, है ना। तो इसलिए अगर इसमें से कुछ पार्ट पैसे का आप FD में कर लीजिए, जिसको आप बैंक के एप्लीकेशन से खुद से ही विड्रॉ कर, जैसे 5 लाख है, 1 लाख की FD कर दो। 1 लाख का FD ब्रेक भी करोगे बीच में तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, लेकिन इंस्टेंटली पैसा तो आ जाएगा, लिक्विडिटी तो आ जाएगा। कुछ पैसे लिक्विड फंड में पार्क कर दो, है ना। जैसे 5 लाख है, 1 लाख रुपए का FD कर दिया, 1.5-2 लाख रुपए लिक्विड फंड में पार्क कर दिए, बाकी का 2-2.5 लाख रुपए आप बैलेंस एडवांटेज में छोड़ दो। तो बांट के इन्वेस्ट कर दोगे तो इससे लिक्विडिटी की इशू नहीं आएगी। नहीं तो मैंने बताया, जैसे फ्राइडे को आपने रिडीम मारा तो ट्यूसडे तक पैसा आएगा, तो ये 4-5 दिन का प्रोसेस लग जाएगा। ये चीज है। अब इसमें भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं इमरजेंसी के लिए और बाद में रिडीम करके कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज करना चाहते हैं।
तो डिपेंड करता है उसके ऊपर, बट एक वे है जो लोग नहीं इधर उधर उतना करना चाहते हैं, कुछ पैसा एफडी में रखिए, कुछ पैसा लिक्विड फंड में रखिए और कुछ पैसा बैलेंस एडवांटेज में आप चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो कुछ पैसा लिक्विड में और कुछ पैसा सेविंग एफडी, बस काम खत्म, इतने में आपका इमरजेंसी फंड खत्म हो। क्यों? इमरजेंसी फंड का काम कभी ग्रोथ देना नहीं है, इमरजेंसी फंड का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। चलिए अब देखिए, लार्ज मिड स्मॉल का एलोकेशन आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सेम एलोकेशन को आप मेंटेन कर सकते हैं आगे तक के लिए, थोड़ा सा बस चेंज करके। जैसे लार्ज कैप जो प्रॉपर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो प्रॉपर लार्ज कैप की जगह अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हिस्टोरिकली जो देखा गया, जो डेटा हमें दिखाता है कि लंबे समय में लार्ज कैप में ही हैवी एलोकेशन रखने के बावजूद जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो प्रॉपर लार्ज कैप फंड से बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर आप लार्ज कैप को शिफ्ट कर लेते हो फ्लेक्सी कैप के अंदर, तो इससे लॉन्ग टर्म में आपके XIRR को और ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी, एंड प्लस वही है कि लार्ज कैप एक्सपोजर भी रहेगा। अब लार्ज कैप में शिफ्ट करने के बाद जो एलोकेशन है वो फ्लेक्सी कैप को सिर्फ 10% ही देना है। जैसे अगर 25,000 की एसआईपी, 2500 रुपए का ही एलोकेशन, उससे ज्यादा नहीं देना। नेक्स्ट आ जाता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में अभी देखो कई सारे इंटरनेशनल फंड रीओपन हुए हैं, जैसे HSBC के फंड्स ओपन हुए, फ्रैंकलिन के फंड्स ओपन हुए, PGM के फंड्स ओपन हुए, लेकिन इसमें से कोई नैस्डैक 100 वाला फंड ओपन नहीं हुआ है। ये सब इमर्जिंग इक्विटी, ब्राजील, एशिया, इन्हीं सब का बस फंड ओपन हुआ है, तो उन सब में हमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। कोई नैस्डैक 100 फंड ओपन होता है तो 10% मिड कैप स्मॉल कैप से निकाल के आप उधर पैसा 20 to 25% तक नैस्डैक के अंदर डाल सकते हो। इससे आपका ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और XIRR को और बेटर करने पे हर टाइम ऑफ पॉइंट पे आपको हेल्प भी मिलेगी। तो ये दो चीज मैंने बताई, एक लार्ज कैप को फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर लेंगे, दूसरा स्मॉल कैप मिड कैप से 10-15% कम करके 20 से 25% तक पैसा जो है वो नैस्डैक के अंदर मूव कर लेंगे, वहां पे ओपन होगा इन्वेस्टमेंट। तो तीसरा यहाँ पे मिड कैप आपका कोटेक का बढ़िया है, स्मॉल कैप्स के अंदर भी एक्सिस निपॉन बढ़िया है। एक बस PGIM को चेंज कर लेंगे एक एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड्स के साथ, जैसे कि BOI स्मॉल कैप फंड, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड है ना, इसके साथ चेंज कर लेंगे PGIM को, क्योंकि PGIM उतना एग्रेसिव नहीं जा पाते हैं। तो ये एक यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तीसरा, फिजिकल गोल्ड में क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि फिजिकल गोल्ड में आपका एलोकेशन होगा। अगर फिजिकल गोल्ड में एलोकेशन नहीं है, 10%, बस 10% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड को भी जरूर दे। तो बस इतना सा चेंज करके आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी बेटर हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो का XIRR और ज्यादा बेटर हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि जब आपके पास गोल्ड का एक्सपोजर रहेगा, जब आपके पास नैस्डैक का एक्सपोजर रहेगा, तो इंडियन मार्केट नहीं भी चलेगी कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम के लिए भी आपका जो XIRR है वो डाउन नहीं होगा। वैसे आपने एलोकेशन बहुत बढ़िया रखा है, बस थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन है, इकोनॉमी का कंसंट्रेशन है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, जो मैंने बता दिया आप कैसे कर सकते हैं। एंड बस इसी तरीके से इस पोर्टफोलियो को आने वाले 15, 20, 25 जितने सालों तक आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, और आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो।